मुसलमानी किसी एक बिल के अंदर घुसे रहेंगे कि वो बच जाएगा। ये देश बचेगा, सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बचेगा तो इस्लाम भी बचेगा, बुद्धिज्म भी बचेगा, जैनिज्म भी बचेगा, सिखिज्म भी बचेगा। नहीं तो इस देश में हिंदुत्व के राज में हिंदुइज्म भी नहीं बचेगा। ये देश जहां ले जाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है, सारे मुसलमान इस देश से खत्म भी हो जाएं, सारी बिल्किस बानो चली जाएं, सारी मुसलमान नाम का जीव ना हो। यहाँ ये हिंसा के जो मापदंड स्थापित कर दे रहे हैं, ये केवल एक धर्म के समाज को भी तबाह कर देंगे। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, अभी अगले हफ्ते वो भी शुरू हो जाएगा, कत्लेआम की बरसी हम मनाएंगे, सिखों के कत्लेआम की 84 के अंदर। 84 के अंदर सिखों के कत्लेआम में किसी भी कातिल को आज तक बाकायदा पूरी सजा फाइनल नहीं हुई है। अभी उसके मुजरिम पकड़े नहीं गए। 1000 कमीशन बिठा दिए गए, 1000 सीट बिठा दी गई हैं। अभी 2-4 दिन में आप देखेंगे फिर एक कोई पकड़ करके ये भी घूम रहा था, हमने इसको पकड़ लिया, ये खानापुरी की जाएगी। 1984 के कत्लेआम और 1983 में जो आसाम के अंदर कत्लेआम हुआ था बंगाली मुसलमानों का, उसमें किसी को सजा नहीं देने ने इस देश की गुंडों के लिए जो फ्लड गेट खोल दिए, अंग्रेजी में बोलते हैं ओपनिंग दी फ्लड गेट ऑफ वायलेंस। वो जो फ्लड गेट ऑफ वायलेंस ने छोड़ा, और जो रवीश, एक ईमानदार बेहतरीन पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल, एक स्कॉलर, जो ये कहता है कि आप जो ये बच्चे पैदा कर रहे हो, आज तैयार कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, ये जब सीख लेंगे ना, जब ये सीख लेंगे मुसलमान नहीं मिलेगा तो ये किसी दूसरे को भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम शम्सुल इस्लाम साहब की खिदमत में हैं। उनके साथ जो बात होती है वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते जो उनका इंटरव्यू चला था वो मिलियंस में आप लोगों ने देखा है, आपने पसंद किया है। बात सिर्फ मिलियंस की नहीं है, लेकिन इशू क्या है, इशू पर किस तरह से देखना चाहिए, देश को किस तरह से कुछ समझदार लोग देख रहे हैं और कितनी चिंता है, उसका मामला है। अब इस वक्त 2-3 खबरें गुजरात से हैं। एक तो ये कि गरबा में हमले के आरोपी 4-5 मुसलमानों को जिस तरह से पुलिस ने खंबे से बांध करके पिटाई की है, वो सब आप लोग देख चुके होंगे। उसका गहराई से उस पर बात करेंगे कि इस वक्त उसकी चर्चा किस लिए जरूरी है, उसको भूल जाना बहुत समझदारी नहीं है। इसके अलावा एक और वाकया सामने आया है गुजरात से ही, वो ये कि इलेक्शन की तैयारियां हैं, अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, हिमाचल की हुई है। उसमें भी एक स्ट्रेटेजी समझ में आती है बीजेपी की, शायद कुछ लोगों का ख्याल है ऐसा, लेकिन यह कि दिसंबर तक इलेक्शन होने हैं और उससे पहले इलेक्शन कमीशन के और तकरीबन 1000 कंपनियों के बीच में एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। ऐसी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी आपके यहां काम करने वाला वोट ना डाले उसको शर्मिंदा करें, उसका नाम अपनी वेबसाइट पर डालें, अपने नोटिस बोर्ड पर लिखें। ये बिल्कुल आजाद भारत में पहली बार इस किस्म की कोई चीज हो रही है। ये गुजरात से शुरुआत हुई है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भारत के दौरे पर हैं और वो बंबई से गुजरात में, अहमदाबाद में मोदी जी उनसे मिल रहे हैं। तो वो एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया में अमन कायम रखने की है, वो गुजरात में मोदी जी से मिल रहे हैं। और भी कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमें बहरहाल सोचना, समझना, चर्चा करना चाहिए। शम्सुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इसका इंतजार करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि ये गुजरात में इतने शिद्दत भरे जो कदम उठाए जा रहे हैं, नफरत की इंतहा कर दी जा रही है और बाकायदा उसमें पुलिस महकमा उसमें साथ दे रहा है पोलराइजेशन में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, मेरे
मीडिया स्टार वर्ल्ड के शायकीन, उसके क्रिटिक, उसकी आलोचना करने वाले, उसके दोस्त, उसको चाहने वाले, आप सबको मेरा सलाम है। और आपने जो सवाल रखा कि गुजरात में ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये एक सच से आपको रोशनास कराना चाहता हूँ, एक सच आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात हमेशा माइनॉरिटीज और दलितों के लिए बहुत खतरनाक जगह रहा है। शायद आप लोग इस बात को भूल गए हैं कि आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था, जहां एक पुलिस अफसर को मारा गया था। यानी ये जो आरक्षण के खिलाफ जो शुरू हुआ था वो गुजरात से शुरू हुआ था, और वो छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ी गई थी। और फिर मैं बता रहा हूं कि एक बड़े पुलिस अफसर की हत्या हुई थी उसके अंदर, वो थे। और उसके बाद फिर सारे देश के अंदर ये आरक्षण विरोधी आंदोलन था। और ये आरक्षण विरोधी आंदोलन जो था, कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। ये हिंदुओं में जो हजारों सालों के साथ, सैकड़ों सालों के साथ जो जिनके साथ बदतमीजी की गई थी, जिनको अधिकार नहीं दिया गया था, जिनको जिंदा रहने लायक बस अधिकार था क्योंकि वो सेवा करनी है उन्होंने बाकी तीनों ऊंची जातियों की, नहीं तो उनको इंसान नहीं माना गया था। तो ये उनको पूना पैक्ट के तहत एक वायदा किया गया था कि आप अलग से वोट का अधिकार मत मांगिए, आपको पार्लियामेंट में दिया जाएगा और आपको सरकारी नौकरियों के अंदर दिया जाएगा। तो इसको आप समझ लें। उसके बाद दूसरी बात आप समझ लें कि हिंदू महासभा का गुजरात बहुत बड़ा गढ़ रहा, काफी बड़ा गढ़ रहा। और जो अहमदाबाद जो कॉन्फ्रेंस है हिंदू महासभा की, उसी के अंदर 1937 के अंदर सावरकर जो है हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हैं, और उनका बहुत गर्म भाषण है। वो भाषण गर्म में भी है और ये भी है कि हम हिंदुस्तान को टू नेशन थियरी मानते हैं और हम मुसलमानों को अलग देश, अलग राष्ट्र है, हम अलग राष्ट्र है, वो सब है। तो ये बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक और वाकया जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, 1997 में वहां क्रिसमस ईसाइयों को नहीं मनाने दी गई, और 98 आते आते लगा कि इस बार भी नहीं मनाने दी जाएगी, खासतौर पर जो डांग का इलाका था, जो ट्राइबल इलाका था। तो मैं जो था, निशान जो हमारे नुक्कड़ नाटक टीम है, उसकी एक टीम लेकर हम लोग चले गए कि जगह जगह हम नाटक करेंगे, ये जो बंटवारा हो रहा है, हमले हो रहे हैं माइनॉरिटीज पर, और थोड़ा फैक्ट्स जमा करेंगे। तो वो रिपोर्ट अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अंदर नेट पर है, और उसमें हमने एक टर्म दिया था कि गुजरात जो है आरएसएस की हिंदुत्व लेबोरेटरी बन रहा है, जो सारी दुनिया में और हमारे देश में सब लोगों ने उसको लिया कि वो लेबोरेटरी बन रहा है। लेकिन हमने वो जो रिपोर्ट थी उसको भुला दिया। वो ईसाइयों पर हमले हो रहे थे, चर्च गिराए जा रहे थे, वो बाइबल्स फाड़ी जा रही थी, उनके जो संस्थान थे उस पर कब्जा किया जा रहा था। वो बहुत बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे थे, तमाम डांग में खास तौर पर। और लेकिन उसमें एक और चीज देखी जा रही थी कि मुसलमानों पर भी हमले हो रहे थे। वो ये था कि ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ट्राइबल्स के अंदर, इसके अंदर, तो ईसाइयों को हम खाली कराएंगे ये पूरा इलाका जो है डांग का जो ट्राइबल एरिया। लेकिन मुसलमानों पर भी हमले हो रहे थे, और वो मुसलमानों पर हमले इस तरह से हो रहे थे कि शादी का सवाल, सूरत के अंदर एक हिंदू बच्ची ने एक मुसलमान व्यापारी से शादी की थी, उसको लेकर पूरा हंगामा वो भी हो रहा था। मुसलमान जो बोहरा बिजनेसमैन थे, उनकी दुकानों पर हमले किए गए थे, उनकी दुकानों को जलाया गया था। और मजे की बात यह है कि सावरकर साहब का यह कहना था कि बोहरा लोग तो पूरे हिंदू ही हैं, वो हमारी मान्यताएं, हमारे सारे तरीके अपनाते हैं, तो उनको सिर्फ इसलिए हिंदू नहीं माना जा सकता कि उनके जो पूजनीय स्थल हैं वो बाहर है। पर वो बोहरा की तारीफ में, हिंदुत्व में उन्होंने इस किताब के साथ लिखा था। उसके बावजूद मुसलमानों पर हमले हुए थे, और उस वक्त में ये बिल बोर्ड आ गए थे कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये गुजरात जो है ये इलाका हिंदू राष्ट्र है, और इसमें से ईसाई और मुसलमान इसको खाली करें, ये आ गए थे। और बदकिस्मती से विवेकानंद जी का एक कोट कि जो अपने आप में काफी विवादास्पद है, जो अपने आप में काफी वो है कि उन्होंने वो कहा था या नहीं कहा था, हालांकि उनके कलेक्टिव वर्क्स में है
कि उनको किसी ने सुना, उनके किसी शिष्य ने, उनके किसी स्टूडेंट ने, और उसने कहा कि मैंने ये सुना था, और वो ये लिखा गया था विवेकानंद जी की तरफ से कि अगर इस देश में एक ईसाई या एक मुसलमान की संख्या बढ़ती है तो एक राष्ट्र विरोधी की संख्या भी बढ़ती है। ये जगह जगह बिलबोर्ड बड़े बड़े लगाए गए थे। तो ये जो लेबोरेटरी आरएसएस की है, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना चाहिए, और ये आजकल की शुरुआत नहीं है। सांप्रदायिक दंगों में भी जो हिंदुस्तान में पहली बार 19वीं सेंचुरी के आखिर में 1890s के शुरू होते हैं, तो वो उसमें अहमदाबाद का दंगा बहुत बड़ा माना जाता है। उसमें बदकिस्मती से जहां वर्किंग क्लास हड़ताल करने को तैयार थी और संगठित हो रही थी, तो वो उसमें फिर एकदम हिंदू मुसलमान आपस में वो भयानक कत्लेआम हुआ था। तो इसको हमको समझ लेना चाहिए। और मैं खेड़ा वगैरह पर और जो कुछ हो रहा है, जैसे बिल्किस बानो को लेकर भी जो बड़ी शर्मनाक स्थितियां आ रही हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन गुजरात में यूएनओ के चीफ आ रहे हैं, वो बॉम्बे में आ रहे हैं। जी, मैं उस पे ये समझना चाहता हूं कि आमतौर पर यूनाइटेड नेशंस की जो छवि बनाई गई है, या जो छवि है, या जो होना चाहिए, वो ये कि एक इंटरनेशनल बॉडी है और वो पूरी दुनिया में अमन और सुकून चाहती है, और उसके लिए उसे काम करना चाहिए। वो उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का गुजरात जाना, मोदी जी का उनसे मिलना, क्या इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस हिंदुत्व वाले जो लेबोरेटरी जिसे आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, और आपने वाकयात बताए हैं बाकायदा, बहुत ही हिस्टोरिकल वाकयात, तो क्या इसमें एक तरह से यूनाइटेड नेशन के एक जिम्मेदार की कंसेंट हासिल करने की कोशिश है, या उसको लेजिटिमेट बनाने की कोशिश है? क्या कुछ है इसको? नहीं, वो बड़ा मजेदार है। वो कल उन्होंने जो भाषण किया है, जो आज आया है, उन्होंने भारत के शासकों को या भारत को ये याद दिलाया है कि तुम्हारा क्या तुम एक बुके हो, फ्लावर बुके हो, तुम्हारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लोग हैं। और जहां तक मैंने अखबार में पढ़ा है, क्योंकि उनका ऑफिशियल अभी कोई उनकी स्पीच का रिकॉर्ड नहीं आया है, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके अधिकारों का आप ध्यान रखिए। और जो भारत जो एक डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ी मिसाल है, उसको आप बनाकर रखिए। इसका होम मिनिस्टर ने या प्रधानमंत्री ने या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन मोदी जी का जो अपना स्टाइल है जवाब देने का कि देखो ये तो अपना बंदा है, वो वहां कुछ कह गया, लेकिन देखो हमारा बंदा है। मुझे लगता है कि हम सब लोग गांव से आते हैं, मैं भी एक गांव से आता हूं। हमारे गांव में क्या होता था कि जब बाद में जब जमींदारी खत्म हो गई, तो उसके बाद दादागिरी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता था कि जो बड़ा जमींदार या हैसियत वाला या लफंगा होता था, तो वो ये करता था कि अफसर जो भी विजिट पर आ रहा है, ये सब आ रहा है, वो खाना उसके यहाँ खाए, वो उसके यहाँ रहे, उसके यहाँ जाकर बैठे। तो उससे ये होता था कि मेरा अपना आदमी है। वो आदमी इनका है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, ये इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का प्लान हो सकता है, और प्रधानमंत्री का ये पहली बार प्लान नहीं हो रहा है। तो हमें खुशी है कि दिल्ली अब इस देश की राजधानी नहीं है, पूरा गुजरात और अहमदाबाद इस देश की राजधानी बनना है। वो भी हमारा देश, वहां से गांधी पैदा हुए थे। ये और बात है कि वहां से जिन्ना साहब भी पैदा हुए थे, गांधी पैदा हुए थे, सरदार पटेल पैदा हुए थे। वहां सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आता है। वहां दुनिया में पैसा इन्वेस्ट करने की जो होती है वो गुजरात से होती है ना, अच्छा लगता है। और ये भी गुजरात के बारे में ये जानकर भी वाकई में बहुत खराब लगता है कि गुजरात जैसा इतना मेहनती, इतना देश को सब कुछ देने वाला, वहां पर बैंक के सबसे डिफॉल्टर्स भी वहीं पर हैं, बैंक के सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स भी वहीं पर हैं। और ये अच्छी बात है कि कोई ये नहीं कहता है कि ये गुजरात कर रहा है। हम सभी मानते हैं कि वो सारे चोर बदमाश जो हैं वो किसी भी जगह के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे बिहार के, मध्य प्रदेश के, केरल के हैं, वो इस देश के गद्दार हैं। लेकिन ऐसा जो है, ऐसा समझने की जरूरत है कि
गुजरात केंद्र बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का पहले भी इंदिरा गांधी भी करती थी कि इंदिरा गांधी पूरा देश मानी जाती थी, तो अब वो गुजरात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन गुजरात में जो बुरे काम हो रहे हैं और वो सारे देश में नजीर बन जा रहे हैं, वो बहुत भयानक है। यानी गुजरात मॉडल ऑफ परसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज एंड दलित्स, वो भी सारे देश में नजीर बन जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसमें बहुत आपको 2002 में जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, 1992 में जाने की जरूरत नहीं, आपको 1997 1998 में आपको जो ईसाइयों के साथ वहां जो कुछ हुआ था उसमें जाने की जरूरत नहीं। मैं तो अभी पिछले दो तीन हफ्ते की जो घटना है उसको ले रहा हूं। खेड़ा में जो किया है, यानी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के एक बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं जो गोल्ड्समैन प्रोफेसर हैं, सोल गोल्ड्समैन प्रोफेसर हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी के, अमेरिका का एक बहुत मशहूर है, और उनका नाम है आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय जी 10 साल पहले तो काफी अलग तरह से सोचते थे। उनको लगता था कि हिंदू लोगों के साथ थोड़ा इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये हिंदुओं को हिंदुत्व में बदलते हुए उस रूल में देखा है तो वो काफी बहुत बहादुरी के साथ लिख रहे हैं। और उन्होंने खेड़ा में जो बच्चों को बांधकर मारा गया है लैंप पोस्ट पर, उस पर उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा है और उन्होंने याद दिलाया है कि भारत जहां जा रहा है वो जा रहा है जिम क्रो, अमेरिका के जिम क्रो कानून के दौर के अंदर। ये मैं जो आपसे निवेदन करता हूं सुनने वालों को कि आप इंटेलेक्चुअल बनिए, आप ये जानिए कोई चीज अलग थलग से घटना नहीं घट रही है, कोई चीज अचानक नहीं हो रही है। और हिंदुत्व के तहत मोदी और अमित शाह के तहत जो कुछ हो रहा है उसकी एक चेन है फैशिज्म के साथ जुड़ी हुई, उसकी एक चेन है दुनिया में रेग्रेसिव पॉलिटिक्स की, पतनशील पॉलिटिक्स की, उसकी एक चेन है। ये जिम क्रो जो कानून थे ये शुरू हुए थे 1870 के आसपास, और इसमें ये था कि हालांकि जो रेसिस्ट थे, जो कालों के खिलाफ थे, वो सिविल वॉर में हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो साउथ अमेरिका के साउथ की जो स्टेट्स थी जहां अभी भी वो स्लेवरी रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कालों की अलग ट्रेन होगी, कालों की अलग सड़क होगी, कालों को कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा, कालों को अलग बस्तियां होंगी। बिल्कुल साउथ अफ्रीका में जिस तरह से था वो जिम क्रो जो लॉज थे वो एक ही जगह नहीं थे। तो और उसके बाद उनको इंसान नहीं माना जाता था। और ये भी मैं बताना चाहता हूं उससे 100 साल पहले इनके बाजार में इनकी बिक्री होती थी जैसे सब्जी बिकती है। अभी हिंदुस्तान में मुसलमान और दलितों की कब होगी इसका हमको इंतजार करना है, क्योंकि हम जो अमेरिका छोड़कर आ गए हम उस रास्ते पर वापस जा रहे हैं। हम अमेरिका जो स्लेवरी का और जो गुंडागर्दी का और जो नस्लवाद, ये खेड़ा जो है ये नस्लवाद है, प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब कह रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि ये ब्राह्मणिज्म जो है और ये जो जातिवाद है और ये जो अनटचेबिलिटी है नस्लवाद है। ये कोई ये ओरिजिनल फैशिज्म है, ये ओरिजिनल रेसिज्म है। हाँ, तो इसको हमको समझना चाहिए। तो ये खेड़ा जो हो रहा है, अच्छा खेड़ा की तरह की मैं 1000 उदाहरण आपको दे सकता हूं। उसका हम ये एक वीडियो में और एक वो बातचीत के अंदर, वो तो आप जाइए और यानी कितने गुना जराइम बढ़े हैं। मुसलमानों को तो लात मारिए, मुसलमानों को छोड़िए, मुसलमानों की चिंता मत करिए, दलितों के खिलाफ कितने बड़े हैं, औरतों के खिलाफ कितने बड़े हैं, उसको हमको जानने का है। लेकिन एक बहुत शर्मनाक घटना है, वो ये है कि बिल्किस बानो के, हम सब जानते हैं कि बिल्किस बानो का मामला क्या है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि 3 मार्च 2002 को एक मुसलमान बस्ती पर हमला हुआ था जिसमें बिल्किस बानो के पूरे परिवार को शहीद किया गया था। मैं उनको हत्या नहीं कहूंगा, उनको शहीद किया गया था। और सांप्रदायिक हिंसा में जो मारे जाते हैं वो शहीद होते हैं, इसको हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य मौत नहीं होती है,
और उसकी एक छोटी बच्ची को कत्ल किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था, उनकी घर की और औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। और वो मामला टलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जहां तक मेरी जानकारी है उसको कहा कि उसको गुजरात के बाहर करिए। गुजरात के बाहर वो मुकदमा चला, उनमें से 17-18 लोगों को सजा दी गई थी, जिनमें से वो चलता रहा और उसके बाद 11 लोगों को उम्र कैद हुई। और उम्र कैद का जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, आप मरते हैं वहीं। जहां तक मेरी जानकारी है कि उम्र कैद का मतलब होता है उम्र कैद होता है। तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज या 2 जज की बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार जैसे चाहे इस पर फैसला कर ले, ये तो गुजरात सरकार पर उसने छोड़ दिया। और गुजरात सरकार ने 15 अगस्त, जिस दिन हमारे इस देश का अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहने वाला प्रधानमंत्री इस देश की औरतों के लिए जो लक्ष्मी है इस देश की, वो उन्होंने कहा कि हम इस देश की औरतों के लिए, इस देश की नारी शक्ति को हम कहां कहां पहुंचा देंगे, उन्होंने सब वायदे किए। और जो बिल्किस बानो के परिवार के कातिलों के साथ और उनके साथ बलात्कारियों करने के साथ जो 15 अगस्त के दिन ही जो किया गया, उसका साफ मतलब था कि मोदी साहब का मतलब उसमें मुसलमान औरतें नहीं थी। यानी जब वो ये कह रहे थे हम नारी शक्ति और इनको दबने नहीं देंगे, इनको अत्याचार नहीं होने देंगे, इन पर कोई जुल्म नहीं होने देंगे, उसी दिन उनकी सरकार, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली सरकार, उनका गुजरात मॉडल उनकी मर्जी से और अमित शाह की मर्जी से बनाए गए वहां के रोज चीफ मिनिस्टर ये हफ्ते में, 15 दिन में या 3 महीने में, 4 महीने में बदल दिए जाते हैं। और मोदी जी और अमित शाह के बिना तो देश का इसका पत्ता नहीं हिलता। इस देश में विपक्षी दलों की जहां सरकार है वहां भी पत्ता हिलना मुश्किल हो रहा है वहां, है ना। तो उनकी मर्जी के बिना तो ये नहीं हुआ होगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, जहां तक मैं समझाऊं, कि इतना ज्यादा भेजने की क्या जरूरत थी, उन्होंने एक तंज सा किया है, इतना बल्कि है कि उसको देखना। अरे आपने सीधा सीधा बोलना था कि ये रिकमेंडेशंस थी। अच्छा, उन रिकमेंडेशंस में सीबीआई कोर्ट जो है जिसने उनको सजा दी, उन्होंने कहा कि आप इनको मत छोड़िए। जिस जज ने फैसले दिए था उसने कहा कि मत छोड़िए, सीबीआई ने कहा कि इनको मत छोड़िए। लेकिन उनको 15 अगस्त के दिन, भारत की आजादी के दिन, उसी दिन उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो और शर्मनाक वाकये आ रहे हैं, जनाब मीडिया स्टार वर्ल्ड के दोस्तों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप नहीं करेंगे, वो मांग नहीं करेंगे, तो शर्मनाक बात होगी। ये सुनकर आप सुन लेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात रख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम, अगर वो प्रधानमंत्री को नहीं बुला सकती, कोर्ट के अंदर ऐसे कुछ प्रोटोकॉल है, होम मिनिस्टर को नहीं बुला सकती, तो उसने इंडिया के होम सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए, उसने गुजरात के होम सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए, अपने सामने हाजिर करना चाहिए। क्या क्या सामने आ रहा है जरा वो सुन लीजिए। ये जो गुंडे, इनको जो सजा हुई थी, इसके अंदर वो कितने दिन, इस सजा के बावजूद वो कितने दिन वो पैरोल पर रहे, जरा वो जान लीजिए। वो पैरोल पर जो रहे वो जान लीजिए। ये 11 बंदों में से जसवंत नाई, ये 950 दिन जी, 219 दिन, 1169 दिन पैरोल और फरलोग रहे। ये फरलोग क्या होता है वो मैं उसको जाने की जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल टर्म देख लीजिएगा। ये आपको, ये फरलोग जो है, एक बलात्कारी बाबा गुरमीत सिंह, जिसकी दलित मुसलमान बच्चियां नहीं है, सिख ईसाई बच्चियां नहीं है जिसके साथ उन्होंने बलात्कार किया है, वो जर्नली जिसका कत्ल किया है वो मुसलमान नहीं है, उसको उम्र कैद की सजा हुई है और उस पर और कई बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। उसको, जहां तक मेरी जानकारी है, 3 बार उसको फरलो दिया गया है
और वो अपने यहाँ जाकर अपने अपने जो उसके अड्डे हैं वहां जाकर वो प्रवचन दे रहा है। और कल का जो प्रवचन था यूपी के अंदर, उसमें बीजेपी की एक महिला मंत्री ने उनको पिताजी कहा है, पिताजी उसके अंदर वो शामिल थी। तो हम वापिस आते हैं। गोविंद नाई 1202 दिन बाहर रहे, शैलेश भट्ट 1103 बाहर रहे, बिपिन चंद्रा जोशी 1079, प्रदीप मोदिया 1234 दिन, बक्का भाई वोहनिया, नाम थोड़ा मैं गलत बोल सकता हूं भाई साहब, 998, राजू भाई सोनी 1348 दिन, रमेश चांदना 1576 दिन, मिथिलेश भट्ट 1005 दिन, राधेश्याम शाह 1049। यानी खुल करके उन्हें छूट दी गई, बीच बीच में जी जाते रहो आते रहो। टूरिज्म चल रहा था इसका, जी टूरिज्म। और इसी को बहुत जबरदस्त उन्होंने नाम दिया है 11 कन्विक्ट्स रिवॉल्विंग डोर। ये दरवाजा घूम रहा है, आते रहिए जाते रहिए। और अभी खत्म नहीं हुई है जनाब बात। उससे भी शर्मनाक बात ये हुई है कि इसमें 2 बंदों ने क्राइम्स किए हैं जब वो फरलो पर थे या इस पे थे, बेल पर थे। इसमें जो बंदा है, इसमें एक जो बंदा है मिथेश भट्ट, उसने एक औरत की इज्जत, यानी उसको औरत को हैरेसमेंट उसने किया। उसके बाद जब उसको बचाने एक औरत आई तो, और वो गवाह है बिल्किस केस के अंदर, उसको थ्रेट किया, समझे आप। और ये ऐसा मुकदमा है जिस पर फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहां के जो मीना साहब हैं या दूसरे कोई बड़े साहब हैं, और ये हमारे जो दलित अफसर हैं और हमारे जो शूद्र अफसर हैं जो अफसर बन गए हैं, वो भी अपना अपना जो जमीर है वो कहाँ लेकर चले जाते हैं। और वो सवाल दूसरी जातियों के अफसरों के लिए भी है, लेकिन इनको तो ज्यादा थोड़ा एहसास होना चाहिए, उसके बावजूद उनको दे दिया गया। उसके बाद एक दूसरा बंदा है इसके अंदर, उसका नाम है रमेश चांदना। रमेश चांदना भी एक झगड़े के अंदर इन्वॉल्व है जिसमें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और तीसरा बंदा है राधे श्याम शाह। ये तो जनाब कितने दिन एक बार जो इनको वापिस जाना था, ये जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 122 दिन बाद में पहुंचे। ये एक तरह से ये आदि क्रिमिनल हैं। इन्होंने रेप केस में तो थे ही, उसके बाद आमतौर पर जब बेल होती है उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको ऐसे करना ऐसे नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्राइम करते रहे और फिर भी इनको छूट मिलती रही। अच्छा, अब ये बताइए कि आने वाले वक्त में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारी मजबूरी होती है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं, मैं कुछ खास चीजें जो आप और बताना चाहते हो उसे जरा मुख्तसर करके 5-7 मिनट में अगर आप कर लें तो। नहीं, बात यह है कि ये देश जहां ले जाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है, सारे मुसलमान इस देश से खत्म भी हो जाएं, सारी बिल्किस बानो चली जाएं, सारी मुसलमान नाम का जीव ना हो यहाँ। ये हिंसा के जो मापदंड स्थापित कर दे रहे हैं, ये केवल एक धर्म के समाज को भी तबाह कर देंगे। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, अभी अगले हफ्ते वो भी शुरू हो जाएगा, कत्लेआम की बरसी हम मनाएंगे, सिखों के कत्लेआम की 84 के अंदर। 84 के अंदर सिखों के कत्लेआम में किसी भी कातिल को आज तक बाकायदा पूरी सजा फाइनल नहीं हुई है। अभी उसके मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं। 1000 कमीशन बिठा दिए गए हैं, 1000 सीट बिठा दी गई हैं। अभी 2-4 दिन में आप देखेंगे फिर एक कोई पकड़ करके, ये भी घूम रहा था, हमने इसको पकड़ लिया, ये खानापुरी की जाएगी। 1984 के कत्लेआम और 1983 में जो आसाम के अंदर कत्लेआम हुआ था बंगाली मुसलमानों का, उसमें किसी को सजा नहीं देने ने इस देश की गुंडों के लिए जो फ्लड गेट खोल दिए, अंग्रेजी में बोलते हैं ओपनिंग दी फ्लड गेट ऑफ वायलेंस। वो जो फ्लड गेट ऑफ वायलेंस ने छोड़ा, और जो रवीश, एक ईमानदार बेहतरीन पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल, एक स्कॉलर, जो ये कहता है कि आप जो ये बच्चे पैदा कर रहे हो, आज तैयार कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, ये जब सीख लेंगे ना, जब ये सीख लेंगे, मुसलमान नहीं मिलेगा तो ये किसी दूसरे को भी नहीं छोड़ेंगे। लफंगागिरी, गुंडागर्दी, बलात्कारी कोई ये कंपार्टमेंट्स में नहीं होती है।
ये कंपार्टमेंट्स में नहीं होती है। ये जो है, ये हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राज और मिलिट्री और दादागिरी से राज करेंगे, उसने देश को तोड़वा दिया। उसने मुसलमान जो एक उम्मत होती है, उसमें बंगालियों ने कहा तुम्हारी ये दादागिरी हम नहीं सहेंगे। मैं बताना चाहता हूं इस देश की अक्सरियत को, इस देश की मेजॉरिटी को, कि ये जो हो रहा है आज मुसलमानों के साथ, आज दलितों के साथ, इसमें सबसे पहले गरीब ऊंची जाति के हिंदू भी बचेंगे, उसको भूल जाइए। उनकी माँ बहनें बचेंगी, उसको वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इस देश को बचाने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। और मुसलमानों से मेरा निवेदन है कि अगर वो इस देश के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक ढांचे को बचाने की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, और काज़मी जनाब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो मुसलमानी किसी एक बिल के अंदर घुसे रहेंगे कि वो बच जाएगा, ये देश बचेगा, सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बचेगा, तो इस्लाम भी बचेगा, बुद्धिज्म भी बचेगा, जैनिज्म भी बचेगा, सिखिज्म भी बचेगा। नहीं तो इस देश में हिंदुत्व के राज में हिंदुइज्म भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। ये बहुत अहम बात बताई आखिर में, चूंकि आखिर में आपने 1984 वाली बात दोहराई, तो जिस तरह से जो नतीजा आपने बताया कि आज तक भी किसी को बाकायदा सजा नहीं मिली है 1984 को, तो इसमें ये नतीजा क्या निकाला जाए कि 1984 दंगे कांग्रेस की सरकार के तहत हुए थे, और अब मारने वाले कहीं और से आए थे। हाँ, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। और अब हम बीजेपी की सरकार में हैं, आरएसएस की, बीजेपी की सरकार में है, तो क्या माइनॉरिटीज के मामले में, सिखों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के मामले में सिस्टम अंदर से एक जैसा ही रहा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो? आप कैसे देख रहे हैं? इस देश में क्रिमिनल जस्टिस के दो सिस्टम हैं। जब दलित, मुसलमान या वर्किंग क्लास को हिंसा करती है, इंस्टेंट सजा है, इंस्टेंट फांसी है, आपको जन्मदिन पर भी फांसी दी जाएगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई हिंसा होती है तो एक कमीशन का खेल होता है। कमीशन ये पैसे वाली नहीं, वो तो चल ही रहा है, वो तो 40%, 50% सब चल रहा है ना। मिनिमम 40% है, पहले 25% होता था, अब मिनिमम 40% है। तो वो नहीं है, कमीशन खेलते हैं हम, और सिट बनती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊना में जहां दलितों के साथ गुजरात में जो हुआ था, वो सारे के सारे लोग बेल पर बाहर हैं जिन्होंने उनके साथ किया था। ये बात समझने की है। और मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड से निवेदन करता हूं कि आप सिखों के कत्लेआम पर अगला रखें मेरे साथ। बिल्कुल। मैं 84 के बाद से हर साल उसको एक अभियान के तौर पे करता हूं, और 84 नहीं होता तो इस देश में 1992 नहीं होता, 2002 नहीं होता, 1996 का जो ईसाइयों का कत्लेआम है वो नहीं होता। अगर आप हथियारों को सजा देते तो यहां जो है, अगर अक्सरियत से जुड़े हुए, अक्सरियत नाम वाले गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी करेंगे, इनमें से किसी को सजा नहीं होगी, उनका आप स्वागत करेंगे, उनको कहेंगे ये शरीफ लोग हैं। और अगर नीची जाति के लोग, जिनको यहां बोला जाता है शूद्र, वर्किंग क्लास, महिलाओं के संगठन, तीस्ता सेतलवाद को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितना वो था कि इसको जेल के अंदर डालो, है ना, इसको जेल के अंदर डालो। और तीस्ता सेतलवाद का जुर्म क्या था वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो दूसरी मैडम, एक शर्मा जी, वो क्या क्या कहने के बावजूद उनको सबसे, शायद अमित शाह से कम वाली सिक्योरिटी उनको प्राप्त है। होनी भी चाहिए नुपुर शर्मा। लेकिन उनको जेल में डालकर उनको सुरक्षा दीजिए ना, उनको जेल में रखिए, उनको सुरक्षा दीजिए जी। तो दो पैमाने हैं देखने के। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही तकलीफदेह बात है, और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इसे उसी तरह से देख रही है। इंडिया जिम क्रो के दौर में जा रहा है, जिम क्रो के दौर में जा रहा है, और इस देश के मेजॉरिटी अगर ये सोचती है कि वो जिम क्रो में उनका राय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
वो बिल्कुल गलत है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये दिमाग खोल देने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, गौर करने वाली चीजें हैं, और तारीख को, हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में समझना, और जब अपने ऊपर जुल्म हो तो दूसरे मजलूम की तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर कहें कि हम पर ही जुल्म हो रहा है और दूसरों पर जुल्म होता रहे, आप खामोश रहें, तो कोई नहीं बचेगा। ये बुनियादी बात है, ये नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, सलाम जी। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।